आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, जैसे आपको पता ही है, हम लोगों ने भारत के भूगोल की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। उसी का आज सेकंड लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो संपूर्ण भारत का भूगोल हमने एक वीडियो डाला था, उसी के आगे हम इस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है हिमालय पर्वत श्रेणी, या जिसे हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए, अगर हम भारत की बात करें, भारत को देखें, तो भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय है। उत्तर भारत में पूरा का पूरा हिमालय पर्वत फैला हुआ है। हिमालय के दक्षिण में, हिमालय की जो दक्षिणी सीमा बनाता है वो उत्तर का विशाल मैदान है। उत्तर के विशाल मैदान के नीचे जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है, उसको हम पेनिनसुला कहते हैं या प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और चौथा जो भाग होता है वो तटीय क्षेत्र होते हैं और द्वीप समूह होते हैं। तो तटीय क्षेत्र में पश्चिमी तट, पूर्वी तट और द्वीप समूह में अरब सागर के द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह को शामिल किया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं हिमालय पर्वत की, और हिमालय पर्वत से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, हिमालय में जितनी श्रेणियाँ हैं, जितने पर्वत हैं, जितने माउंटेन हैं और बहुत सारी चीज़ें जो इससे जुड़ी हुई हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, उन सभी पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हिमालय पर्वत, अगर आप हिमालय देखें तो ये देखो, मैंने आपको भारत का यहाँ पर हमने एक थोड़ा सा हिस्सा लिया हुआ है ऊपर का, जिसमें हम हिमालय को दिखा सकें, इसलिए मैंने छोटा हिस्सा लिया हुआ है। कंप्लीट पूरा इंडिया का मैप यहाँ पर नहीं बनाया है। तो ये जो हिमालय का उत्तरी हिस्सा है, ये भारत का उत्तरी हिस्सा है, यहाँ पर हिमालय जो पर्वत है वो पश्चिम से पूर्व फैला हुआ है। सबसे पहले तो जान लें कि जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत को एक नाम दिया जाता है, इसको नवीन वलित पर्वत कहते हैं। कैसा पर्वत कहते हैं? नवीन वलित पर्वत कहते हैं। नवीन वलित पर्वत इसलिए कहा जाता है हिमालय को, क्योंकि जो हिमालय का निर्माण हुआ है वो कुछ समय पहले हुआ है। कुछ समय पहले अगर हम पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करें तो पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, या 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण हुआ था। और अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। कब हुआ है? 10 लाख वर्ष पूर्व। तो 10 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 2 करोड़ वर्ष के बीच का जो टाइम पीरियड है, इस बीच में हिमालय का निर्माण हुआ। और हिमालय का जो निर्माण हुआ, चूंकि 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ है, इसलिए इसको नवीन पर्वत कहा जाता है। और ये जो हिमालय है वलय के आकार में फैला हुआ है। कैसा फैला है? वलय के आकार में फैला हुआ है, इसलिए इसको वलित पर्वत भी कहते हैं। श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, श्रृंखला इसलिए बोला जाता है क्योंकि श्रृंखला के रूप में ये कई श्रृंखलाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और इसे श्रेणी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला में, हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है, इसमें कई श्रेणियां आपको देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी श्रेणी है अभी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, तो आप वीडियो में बने रहिए। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मैंने बोला हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय जो पर्वत है वो नवीन पर्वत है, वलित पर्वत है। नवीन पर्वत क्योंकि निर्माण किस काल में हुआ? टर्शियरी काल में हुआ है। किस काल में हुआ हिमालय का निर्माण? तो याद रखना, हिमालय को अल्पाइन पर्वत भी कहा जाता है, और हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो टर्शियरी काल में हुआ है। तो ये फैक्ट आप याद रखें, हिमालय का निर्माण किस काल में भाई? तो हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो टर्शियरी काल में हुआ है। और टर्शियरी काल का जो समय रखा जाता है आज से मतलब 2 करोड़ वर्ष से लेकर के 10 लाख वर्ष पूर्व का जो समय है वो टर्शियरी काल का होता है। तो इस पूरे के पूरे टर्शियरी काल में हिमालय की जितनी भी श्रेणियां हैं वो सारी की सारी श्रेणियों का निर्माण हुआ। चलिए, अब इसको यहाँ पर हम समझते हैं। अगर हम हिमालय पर्वत को देखें तो हिमालय पर्वत का जो पश्चिमी हिस्सा है, मतलब हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व उत्तर भारत में फैला हुआ है। इस तरीके से हिमालय का विस्तार है। तो पश्चिम में हिमालय पर्वत की जो पश्चिमी सीमा बनाती है एक नदी है, इसका नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु। तो जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी हमारे हिमालय पर्वत की पश्चिमी सीमा बनाती है। जबकि हिमालय पर्वत की जो पूर्वी सीमा बनाने वाली एक नदी है, इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी भाई? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये फैक्ट आप याद रखें, हिमालय की पश्चिमी सीमा सिंधु नदी बनाती है, जबकि हिमालय की पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और आपको पता होना चाहिए, सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों ही नदियां जो हैं वो तिब्बत के पठार से निकलती हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी तिब्बत के पठार से निकलती है, और ये हमारे हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है। हिमालय पर्वत सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में तलवार के आकार में फैला हुआ है। कि किस आकार में फैला हुआ है? तलवार के आकार की भांति फैला हुआ है। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगर हम हमारे हिमालय पर्वत की बात करें तो हिमालय पर्वत में
लगभग आपको जो हिमालय पर्वत का जो देशांतरी विस्तार है उसमें 22 देशांतर रेखाएं जाती हैं। कितनी देशांतर रेखाओं के बीच हिमालय फैला हुआ है? तो 22 देशांतर रेखाओं के बीच हिमालय पर्वत फैला हुआ है। इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा, तो मुझे लगता है आपको याद रहेगा। कितनी देशांतर रेखाओं के बीच? 22 देशांतर रेखाओं के बीच हिमालय पर्वत का विस्तार है। अब ये जो हिमालय पर्वत है, हमने देखा पश्चिम से पूर्व ये काफी लंबाई में फैला हुआ है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें हिमालय पर्वत की, तो इसकी टोटल लंबाई है 2400 किलोमीटर। कितनी लंबाई है हिमालय पर्वत की? 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर हिमालय की लंबाई है, लेकिन याद रखना ये काफी लंबा है, लेकिन विश्व का सबसे लंबा पर्वत नहीं है, क्योंकि साउथ अमेरिका में एक पर्वत है जिसका नाम है एंडीज, और जो एंडीज की लंबाई है वो लगभग 7000 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर? 7000 किलोमीटर। जबकि हमारे हिमालय की लंबाई कितनी है? लगभग 2400 किलोमीटर है। क्लियर हुई ये चीज आपको? चलिए, तो विश्व का सबसे लंबा पर्वत एंडीज पर्वत है जो साउथ अमेरिका में है। तो हिमालय की लंबाई पश्चिम से पूर्व 2400 किलोमीटर है। अगर हम इसकी पश्चिम में चौड़ाई देखें तो पश्चिम में इसकी जो चौड़ाई है वो 500 किलोमीटर है। कितनी है चौड़ाई? 500 किलोमीटर। जबकि हिमालय की पूर्व में चौड़ाई लगभग 100 किलोमीटर के आसपास ही रह जाती है। इसका मतलब यह है कि जो हिमालय पर्वत है वो पूर्व में काफी सकरा है, जबकि पश्चिम में काफी चौड़ा आपको देखने को मिलेगा। काफी चौड़ाई में पश्चिम में फैला हुआ है। क्लियर हुई चीज आपको? अगर हम हिमालय क्षेत्र के संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो हिमालय का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। तो हिमालय पर्वत 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। क्लियर? लेकिन याद रखना ये भारत का सबसे बड़ा भूभाग नहीं है, क्योंकि भारत का जो सबसे बड़ा भूभाग है वो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। क्योंकि पूरे के पूरे भारत का अगर हम भौतिक विभाजन करें तो भारत का जब हम भौतिक विभाजन करते हैं तो भारत को हम 4 भागों में बांटते हैं। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत, दोनों के बीच में सैंडविच की तरह स्थित है उत्तर का विशाल मैदान, तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह। तो इन चारों में जो सबसे बड़ा भूभाग है वो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, याद रखना, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। जबकि हिमालय का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। क्लियर हुई ये चीज आपको? चलिए, अगर हम हिमालय का विस्तार देखें तो हमने देख लिया सिंधु नदी से लेकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक हिमालय पर्वत फैला हुआ है। लेकिन इधर उत्तर पश्चिम में हिमालय के एक पर्वत है जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत, और ये जो हिंदू कुश पर्वत है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। तो हिंदू कुश पर्वत उत्तर पश्चिमी सीमा बनाता है हिमालय की, जबकि पूर्व में जो हिमालय पर्वत है वो नामचा बरवा तक फैला हुआ है। अभी हम देखेंगे महान हिमालय का पूर्वी विस्तार भी आपको नामचा बरवा तक देखने को मिलेगा। क्लियर हुई ये चीजें आपको? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि अगर हम भारत में देखें, भारत में पर्वत भी हैं, भारत में पठार भी हैं, भारत में मैदान भी हैं। तो अगर हम भारत में ये जो टोपोग्राफी है, अलग अलग जो चावच आपको देखने को मिलते हैं, तो अगर हम पर्वतों की बात करें, हिमालय भी एक पर्वत है। पर्वत वैसे बोलते किसको हैं? क्या होगी पर्वत की डेफिनेशन? समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ ऐसा भूभाग, समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ ऐसा भूभाग जिसका शीर्ष होता है और शीर्ष में चोटियां होती हैं और उसके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं, ऐसी स्थलाकृति को हम पर्वत कहते हैं। ये पर्वत की डेफिनेशन है। समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ ऐसा भूभाग जिसके शीर्ष पर चोटियां हों और जिसके किनारे तीव्र ढाल वाले हों, ऐसे भूभाग को हम या ऐसी टोपोग्राफी को हम पर्वत कहते हैं। पठार क्या हो जाएगा? पठार हम ऐसी स्थलाकृति को बोलेंगे जो समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ ऐसा भूभाग जिसका ऊपरी हिस्सा समतल और सपाट हो, जिसका ऊपरी हिस्सा समतल और सपाट हो, ऐसी स्थलाकृति को हम पठार कहते हैं। अगर हम बात करें हमारे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का जो अधिकांश भूभाग है वो पठारी है या प्लेटू है। क्लियर? और प्लेन या मैदान किसे कहेंगे हम? समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ ऐसा भूभाग जिसमें बहुत कम उच्चावच देखने को मिलते हैं। मतलब आपको उच्चावच ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, ऊंची नीची भूमि आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, और सामान्यतः जो मैदान होंगे वो पर्वत और पठार से नीचे होंगे। ऐसी स्थलाकृति को हम प्लेन या मैदान कहते हैं। तो पर्वत भी कई प्रकार के होते हैं और पठार और मैदान भी कई प्रकार के होते हैं। अभी आगे के लेक्चर में हम उसकी बात करेंगे। क्लियर? चलिए, तो अगर हम देखें पूरे के पूरे भारत में जो पर्वतीय हिस्सा है, पर्वत कितने प्रतिशत भूभाग पर है? तो भारत के लगभग 29% क्षेत्रफल पर आपको पर्वत देखने को मिलेंगे।
सामान्यतः पर्वतों में पहाड़ियों को भी शामिल किया जाता है। पहाड़ी और पर्वत ये दोनों का ये साथ में दिया हुआ डाटा है 29%। तो पहाड़ी जो होती है, पहाड़ी हम किसको बोल देते हैं? धरातल से ऊपर उठा हुआ भूभाग जिसकी ऊंचाई लगभग 1000 मीटर के आसपास होती है, तो उनको हम पहाड़ी बोल देते हैं। ठीक है। और पर्वत जो होंगे उनसे काफी ऊंचे होंगे। तो पर्वत और पहाड़ मतलब जो हिल है उनको मिलाकर के 29% है। भारत का टोटल जो पठारी क्षेत्र है वो 28% है। और भारत में जो प्लेन है या जो मैदान है ये सबसे ज्यादा है, और वो कितने हैं? 43% के आसपास हैं। क्लियर? तो ये डेटा आप याद रख लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं हिमालय पर्वत की। तो हिमालय पर्वत में हमने ये देख लिया कि भाई हिमालय का विस्तार कैसा है। तो हमने देखा हिमालय की जो पश्चिमी सीमा है वो सिंधु नदी बनाती है, पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, और सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक तलवार के आकार की भांति हिमालय पर्वत 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। लेकिन हिमालय को हमने पर्वत श्रृंखला बोला, तो कई सारी श्रृंखलाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, कई श्रेणियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कौन कौन सी श्रेणी हिमालय क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है इसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें हमको 4 श्रेणियां देखने को मिलती हैं हिमालय में, और ये 4 श्रेणियां हिमालय की कौन कौन सी हैं तो सुन लीजिए। सबसे पहली श्रेणी, सबसे उत्तर में जो श्रेणी मिलेगी उसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्लियर? तो सबसे पहली श्रेणी है, हिमालय को हम 4 श्रेणी में बांटते हैं। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है महान हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय, और चौथा है शिवालिक हिमालय। क्लियर? तो देखिए ये दिखाया हुआ है यहाँ से, ये पूरा का पूरा ये लद्दाख वाले क्षेत्र से होकर के एक हिमालय जा रहा है जिसको हमने क्या बोल दिया? ट्रांस हिमालय। उसके नीचे फिर महान हिमालय, उसके नीचे फिर मध्य हिमालय, और उसके नीचे फिर मिलेगा आपको शिवालिक हिमालय। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ट्रांस हिमालय की। अब ये जो ट्रांस हिमालय है, देखें जब भी हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय में हम 4 श्रेणियों की बात करते हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। क्लियर? लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो ट्रांस हिमालय है वो भारतीय हिमालय का हिस्सा नहीं है। ट्रांस हिमालय भारतीय हिमालय का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जो ट्रांस हिमालय है वो भारतीय प्लेट का हिस्सा नहीं है। तो किस प्लेट का हिस्सा है? तो वो यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? यूरेशिया प्लेट का। इसलिए इसको हम भारतीय हिमालय में शामिल नहीं करते। जब भी आपसे भारतीय हिमालय की बात होगी तो याद रखना, जब भी हम भारत के संदर्भ में हिमालय की बात करते हैं तो हम महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को ही उसमें शामिल करते हैं। क्लियर ये चीज? तो ट्रांस हिमालय भारतीय हिमालय का अंग नहीं है, क्योंकि वो यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। अभी मैं आपको बताऊंगा हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। ये डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, तो उसमें ये चीजें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? लेकिन हम हिमालय को पढ़ रहे हैं इसलिए हम ट्रांस हिमालय की भी यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रांस हिमालय को। तो जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय भी पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है, लेकिन ये जो हिमालय है इसमें भी आपको कई सारी श्रेणियां ट्रांस हिमालय में देखने को मिलेंगी। ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय को भी अनेक भागों में इसको बांटा जाता है। जैसे आपने सुना होगा काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश पर्वत। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत, ये सारे के सारे जो पर्वत हैं ये किस हिमालय का हिस्सा है? ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, याद रखिएगा। आप देखिए यहां पर फैला हुआ एक पर्वत जिसको हम बोल देते हैं काराकोरम पर्वत। कौन सा पर्वत? काराकोरम पर्वत। इस तरीके से यहां पर विस्तार है लद्दाख में काराकोरम पर्वत का। इसी काराकोरम पर्वत पर एक काराकोरम दर्रा है जो भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, लद्दाख में आता है। काराकोरम के ही नीचे एक और पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है लद्दाख। क्या नाम है? और लद्दाख के नीचे एक पर्वत है जिसका नाम है जास्कर। क्या नाम है भाई? जास्कर। तो सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर उसके नीचे जास्कर। और ये जो लद्दाख और जास्कर पर्वत है इन्हीं के बीच से होकर के एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो ये लिख दे रहा हूं मैं, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो जूम करके देख लीजिए, लिख लीजिए। क्लियर? तो लद्दाख और जास्कर पर्वत के बीच से होकर के ही भारत में प्रवेश करती है एक नदी जिसका नाम है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का उद्गम भी कहां से होता है? तिब्बत के पठार से होता है। क्लियर ये चीज आपको? तो ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां देख ली हमने। एक देख ली हमने क्या? काराकोरम। एक देख ली हमने लद्दाख। एक देख ली हमने जास्कर। और इसकी जो चौथी श्रेणी है उसका नाम है कैलाश पर्वत। और ये जो कैलाश पर्वत है वो भारत में नहीं है, बल्कि वो कहां पर है? तिब्बती चीन में है या तिब्बत में है। आपने देखा होगा हमारे देश के बहुत सारे तीर्थ यात्री जो हैं वो मानसरोवर यात्रा के लिए जाते हैं। तो मानसरोवर यात्रा के लिए कहाँ जाते हैं? वो तिब्बत जाते हैं। क्लियर हुई ये चीज आपको?
अब देखिए, आपने सुना होगा भाई, भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है K2। क्या नाम है? K2 या गार्डविन ऑस्टिन। तो K2 या गार्डविन ऑस्टिन जो है वो भी इसी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और ट्रांस हिमालय में भी जो श्रेणी मैंने आपको बताई पहली, जिसका नाम है काराकोरम, तो काराकोरम पर्वत पर ही K2 स्थित है। और ये जो K2 है ये कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, ये जो K2 है, K2 ये जिसको हम POK वाला क्षेत्र कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, हालांकि अब वो क्षेत्र कहाँ आ गया है? लद्दाख में आ गया है, यहाँ पर स्थित है। तो K2 या गार्डविन ऑस्टिन, जिसकी हाइट 8611 है, 8611 मीटर है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और हिमालय की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, जो किस पर्वत पर स्थित है? काराकोरम पर्वत पर स्थित है। क्लियर हुई ये चीज आपको? और काराकोरम पर्वत किसका हिस्सा? ट्रांस हिमालय का हिस्सा। चलिए, अब ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय से कुछ नदियां होकर के आती हैं, ट्रांस हिमालय में कुछ ग्लेशियर भी हैं। जैसे आपने सुना होगा, यहीं पर हमारे यहाँ सिंधु नदी है ना, यहीं से होकर के एक और नदी आती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। इसी ट्रांस हिमालय से को क्रॉस करके एक नदी आती है जिसका नाम है सतलज नदी। और ये नदियां जो है बाकी के हिमालय को पार करके आ रही हैं, इसलिए ट्रांस हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं, इन नदियों को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। पूर्ववर्ती नदी मतलब ये बाकी हिमालय श्रेणियों की उत्पत्ति के पहले ही उन्होंने अपना मार्ग बना लिया था और उसको काट करके ये आगे बढ़ रही हैं। क्लियर? अभी एक चार्ट के माध्यम से मैं चारों ही हिमालय प्रदेश को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। अभी ये चारों ही श्रेणियां आप पहले समझ लीजिए। तो ये समझ में आ गया आपको ट्रांस हिमालय। मैंने आपको बताया कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, मतलब पूरे के पूरे हिमालय पर्वत श्रेणी का जो निर्माण है वो टर्शरी काल में हुआ है। और टर्शरी काल को भी हम पुनः, टर्शरी एक युग है, टर्शरी युग को हम पुनः 4 कालों में विभाजित करते हैं, 4 कालों में इसको हम बांटते हैं। और वो 4 काल कौन कौन से हैं? तो वो है पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। तो ये चारों हिमालय श्रेणी का निर्माण भी अलग अलग काल में हुआ है। अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय का निर्माण जो हुआ है वो पैलियोसिन काल में हुआ है। टर्शरी काल जो स्टार्ट होता है वो पैलियोसिन काल से स्टार्ट होता है। तो पैलियोसिन काल में ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ, इसको आप याद रखें। ठीक है, वैसे तो टर्शरी काल आप पहले याद रखें, हिमालय का निर्माण। और टर्शरी काल में भी ट्रांस हिमालय का निर्माण किस काल में? पैलियोसिन काल में हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। ट्रांस हिमालय के बाद दूसरा हिमालय है जिसका नाम है महान हिमालय। तो ये जो महान हिमालय है, महान हिमालय आपको देखने को मिलेगा, ये महान हिमालय का विस्तार आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम है भाई पर्वत का? हाँ, नाम ही है इसका नंगा, क्या करोगे? ठीक है, कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत। तो जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत, वहां से लेकर के ये जो महान हिमालय है या महान हिमालय, जिसको हम ग्रेट हिमालय या आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, याद रखिएगा, लिखते चले आप लोग। कौन सा हिमालय? इसे आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है, और इसी को हम महान हिमालय कहते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर के इधर अरुणाचल प्रदेश के पास में तिब्बत में एक जगह है जिसका नाम है नामचा बरवा। याद रहेगा आपको, नामचा बरवा। क्लियर? तो नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के पास एक जगह है जिसका नाम है नामचा बरवा। तो ये नामचा बरवा तक फैला हुआ है महान हिमालय। क्लियर? तो भारतीय हिमालय में पहला हिमालय कौन सा? महान हिमालय। क्लियर हुई चीज आपको? अब ये जो महान हिमालय है, हिमालय की जितनी चोटियां हैं, जितनी सर्वोच्च चोटियां हैं, ऊंची ऊंची चोटियां हैं, ये आपको महान हिमालय में देखने को मिलेगी। क्लियर? अब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ मिलेगा आपको? नेपाल में है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है भाई? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट कितनी है? 8848.86 मीटर। तो 8848.86 मीटर, अभी याद रखें, अभी हाल ही में 0.86 मीटर इसकी हाइट बढ़ चुकी है माउंट एवरेस्ट की। ठीक है, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो आपको नेपाल में मिलेगी। इसके अलावा आपने एक और चोटी का नाम सुना होगा, कंचनजंगा। कंचनजंगा हमारे सिक्किम में है, जो हिमालय की तीसरी ऊंची चोटी है और भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। इसके अलावा धौलागिरी,
ये भी हिमालय की ऊंची चोटी है, ये भी आपको महान हिमालय में मिलेगी। धौलागिरी आपको मिलेगी नेपाल में। इसके अलावा एक और चोटी मिलेगी मकालू, ये भी आपको नेपाल में मिलेगी, जो महान हिमालय पर स्थित है। इसके अलावा केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल पर्वत, ये सारी की सारी उच्च चोटियां हैं जो आपको महान हिमालय में, आप उत्तराखंड में देखने को मिलेंगी। क्लियर? तो ये सारी चोटियां, इस हिमालय में बहुत सारे दर्रे हैं, जैसे बुर्जिला दर्रा है, जोजिला दर्रा है, शिपकिला दर्रा है, ये सारे के सारे जो दर्रे हैं ये भी आपको महान हिमालय में देखने को मिलेंगे। क्लियर? ये जो महान हिमालय है, गंगा नदी, गंगोत्री हिमनद और यमुनोत्री जो हिमनद है, मतलब जो ग्लेशियर हैं जहाँ से गंगा नदी और यमुना नदी का उद्गम होता है, ये हिमनद भी आपको किस हिमालय में देखने को मिलेंगे? महान हिमालय में ही देखने को मिलेंगे, उत्तराखंड राज्य में। क्लियर हुई यहाँ तक की चीजें आपको? अगर हम महान हिमालय को ही देखें तो इस महान हिमालय में, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कुछ घाटियां पाई जाती हैं। घाटी या जिसको हम वैली कहते हैं, वैली पर्वतों से घिरा हुआ एक ऐसा निचला भूभाग होता है जहाँ पर लोगों के रहने के अधिवास होते हैं, मकान होते हैं, उन्हें हम घाटियां कहते हैं, वैली कहते हैं। तो यहाँ पर घाटियां पाई जाती हैं। तो महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में आपको 2-3 घाटियां देखने को मिलेगी जो बहुत फेमस है। आपने सुना होगा कश्मीर की घाटी, तो कश्मीर की घाटी महान और मध्य हिमालय के बीच में है। इसी तरीके से नेपाल में काठमांडू की घाटी, ये भी महान और मध्य हिमालय के बीच में है। इसी तरीके से उत्तराखंड में घाटी है जिसका नाम है फूलों की घाटी, ये फूलों की घाटी भी महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। क्लियर हुई ये चीज आपको? चलिए, तो ये तो देख लिया हमने कौन सा हिमालय? महान हिमालय। अब महान हिमालय के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो हिमालय है उसको हम बोलते हैं लघु हिमालय, या इसी को हम बोलते हैं मध्य हिमालय। तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ये भी हिमालय के समानांतर ही फैला हुआ है। हिमालय के समानांतर ये दक्षिण में फैला हुआ, महान हिमालय के समानांतर दक्षिण में फैला हुआ है। ये स्टार्ट होता है जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वत से। जम्मू कश्मीर में इस मध्य हिमालय को हम क्या कह देते हैं? जम्मू कश्मीर में हम कह देते हैं इसको पीर पंजाल पर्वत। जम्मू कश्मीर से आगे बढ़ा हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में इस पर्वत को हमने बोल दिया धौलाधर पर्वत। अरे भाई, महान हिमालय एक श्रेणी के रूप में है, इसी महान हिमालय को हमने जम्मू कश्मीर में क्या बोल दिया? पीर पंजाल पर्वत। इसी महान हिमालय जब ये हिमाचल प्रदेश में आया तो इसको हमने बोल दिया धौलाधर पर्वत। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है। धौलागिरी बताया था मैंने जब आपको, वो महान हिमालय में नेपाल में स्थित है। क्लियर चीज आपको? तो धौलाधर पर्वत कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। यही मध्य हिमालय आगे बढ़ के ये नेपाल में आता है, तो नेपाल में इसको नाग टिब्बा कह दिया जाता है। तो नेपाल में क्या कह दिया जाता है इसको? सॉरी, एक मिनट यार, एक मिनट। नेपाल में नहीं, इसको उत्तराखंड में नाग टिब्बा कहते हैं। कहाँ? उत्तराखंड में इसको नाग टिब्बा कहते हैं। और जैसे ही ये नेपाल में आता है तो नेपाल में इसको महाभारत श्रेणी कह दिया जाता है। क्लियर हुई ये चीज आपको? एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, समझ लीजिए। मध्य हिमालय जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वत से लेकर के पूर्व में असम तक फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर में इस मध्य हिमालय को पीर पंजाल पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है जम्मू कश्मीर में? पीर पंजाल पर्वत। आगे बढ़े, हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालय को धौलाधर पर्वत कहा जाता है। और आगे बढ़े तो एक और राज्य मिला, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में मध्य हिमालय को, उत्तराखंड में इसको नाग टिब्बा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? नाग टिब्बा। तो याद रखना, उत्तराखंड में नाग टिब्बा बोला। और आगे बढ़ा तो नेपाल में इसको हमने बोल दिया महाभारत श्रेणी। क्लियर हुई? तो कई बार आपसे प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं, महाभारत श्रेणी किसका हिस्सा है? ऑप्शन दे देगा, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो किसका हिस्सा है ये? मध्य हिमालय का हिस्सा है। क्लियर हुई ये चीज आपको? आपसे पूछ लेगा धौलागिरी पर्वत किस हिमालय का हिस्सा है? ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, इस तरीके का ऑप्शन दे देगा। तो किसका हिस्सा है? महान हिमालय का हिस्सा है। क्लियर है? चलो, तो ये देखें, तो ये हमने देख लिया कौन सा हिमालय? मध्य हिमालय, या जिसको हमने बोला लघु हिमालय। अब देखिए, मध्य या लघु हिमालय में कुछ घाटियां भी स्थित हैं। जैसे आपने सुना होगा कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू घाटी, लाहौल स्पीति घाटी, ठीक है ना। इसी धौलाधर पर्वत पर एक शहर है, पर्यटक शहर है जिसका नाम है शिमला। तो शिमला भी कहाँ मिलेगा आपको? हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। ठीक, तो ये धौलाधर पर्वत पर है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। इन घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग और
सोनमर्ग। तो गुलमर्ग और सोनमर्ग के घास के मैदान आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको कश्मीर में देखने को मिलेंगे। लेकिन किस हिमालय का हिस्सा है ये भी? तो मध्य हिमालय का हिस्सा है या लघु हिमालय का हिस्सा है। क्लियर? इन्हीं घास के मैदानों को लघु हिमालय में उत्तराखंड में पयार कहा जाता है, पयार, या इसी घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। तो इसको भी आप याद रखें। इसके अलावा अगर हम ये मध्य हिमालय की बात करें तो ये जो मध्य हिमालय है पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, पर्यटकों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे पर्यटन नगर आपको मध्य हिमालय में देखने को मिलेंगे। जैसे कुछ नगरों के नाम मैं आपको बताता हूँ। आपने मसूरी का नाम सुना होगा, लबासना, है ना, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी, जहाँ हमारे आईएएस ऑफिसर को ट्रेनिंग दी जाती है। तो मसूरी भी किस हिमालय का हिस्सा है? मध्य हिमालय का हिस्सा है। नैनीताल, रानीखेत उत्तराखंड में ये सब पर्यटन नगर हैं, ये किसका हिस्सा है? मध्य हिमालय का हिस्सा है। आपने एक नगर का नाम सुना होगा, डलहौजी, सुना है डलहौजी? कहाँ पर है डलहौजी? हिमाचल प्रदेश में, ये भी मध्य हिमालय का हिस्सा है। दार्जिलिंग आपने सुना होगा पश्चिम बंगाल में, तो ये पर्यटन नगर ये भी किसका हिस्सा है? मध्य हिमालय का हिस्सा है। क्लियर हुई ये चीज आपको? तो याद रहेगा आपको, ये मध्य हिमालय भारत में पर्यटन नगरों के लिए फेमस है। और कांगड़ा कुल्लू घाटी, लाहौल स्पीति घाटी, ये जो घाटियां हैं ये आपको मध्य हिमालय में देखने को मिलेगी, जो भारत में सेब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो तीसरा हिमालय हो गया भाई मध्य हिमालय। चौथा हिमालय जिसका नाम है शिवालिक हिमालय, शिवालिक पर्वत या शिवालिक हिमालय, ये सबसे दक्षिण में फैला हुआ है, हिमालय का सबसे दक्षिणी हिस्सा। इसलिए शिवालिक हिमालय को बाहरी हिमालय भी कहा जाता है या बाह्य हिमालय भी बोलते हैं। तो याद रहेगा, शिवालिक को क्या बोल दिया? बाह्य हिमालय। आंतरिक हिमालय किसको बोला था? महान हिमालय को कहा गया था। इसको प्राचीन काल में मैनाक पर्वत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मैनाक पर्वत। किस हिमालय को? शिवालिक हिमालय को। क्लियर है? तो सबसे लास्ट में, सबसे अंत में किस हिमालय का निर्माण हुआ है? शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जब शिवालिक पर्वत की उत्पत्ति नहीं हुई थी उस समय यहाँ पर एक नदी बहती थी, इस नदी का नाम था इंडो ब्रह्म नदी। कौन सी नदी? इंडो ब्रह्म नदी। तो याद रखें, शिवालिक पर्वत की उत्पत्ति के पहले यहाँ पर एक नदी बहा करती थी जिसका नाम है इंडो ब्रह्म नदी। क्लियर है? और ये जो शिवालिक पर्वत है, पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है पोटवार बेसिन। तो पंजाब में पोटवार बेसिन से लेकर के, पंजाब के पोटवार बेसिन से लेकर के असम तक फैला हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा कटा छटा है। कटा छटा क्यों है? क्योंकि ऊपर से आने वाली नदियों ने इसको क्या कर दिया है? काट छाट कर दिया है। इसलिए शिवालिक को कटा छटा हिमालय भी कहा जाता है। तो याद रहेगा, कितने नाम बता दिया मैंने आपको शिवालिक के। शिवालिक को बाह्य हिमालय भी कहा गया। प्राचीन काल में शिवालिक को मैनाक पर्वत कहा जाता था। नदियों ने, हिमालय से आने वाली नदियों ने इसको बहुत ज़्यादा काट छाट दिया, इसलिए इसे कटा छटा हिमालय कहा जाता है। आपको एक बात और बताता हूँ, ये जो शिवालिक पर्वत है ये आपको असम तक ही, ये बिहार से असम तक ही देखने को मिलेगा। लेकिन जब ये आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कट छट जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में कुछ पहाड़ियाँ हैं, आपने नाम सुना होगा, मिशमी, अबोर और डाफला। मिशमी, अबोर और डाफला, ये जो पहाड़ियां हैं अरुणाचल प्रदेश में, ये कुछ और नहीं बल्कि शिवालिक का ही अंग है, शिवालिक का ही हिस्सा है। तो याद रहेगा आपको, तो मिशमी, अबोर और डाफला नामक पहाड़ियां ये शिवालिक पर्वत का अंग हैं। क्लियर? तो ये चार हिमालय। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे बतानी है आपको, वो इम्पॉर्टेंट है, वो देखें। मैंने आपको बोला हिमालय पर्वत का निर्माण टर्शरी काल में हुआ। टर्शरी काल को भी हम पुनः कई उपकाल में हम विभाजित करते हैं। जैसे मैंने बोला, इसको हम 5 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से 5 भाग? पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। तो इसमें भी जो हिमालय की अलग अलग श्रेणियां, उनका निर्माण अलग अलग काल में हुआ है। तो देख लीजिए, ट्रांस हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ? पैलियोसिन काल में हुआ है। महान हिमालय का निर्माण इयोसिन काल में हुआ है। किस काल में हुआ है? इयोसिन काल में हुआ है। इयोसिन काल में महान हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, लेकिन महान हिमालय बनकर के तैयार हुआ ओलिगोसिन काल में। इसलिए मैंने यहाँ पर ई भी लिख दिया है और ओ भी लिख दिया है। तो याद रहेगा, इयोसिन और ओलिगोसिन दोनों काल में बना कौन सा हिमालय? महान हिमालय। इयोसिन काल में बनना स्टार्ट हुआ और बनकर कंप्लीट हुआ ओलिगोसिन काल में। क्लियर है? तीसरा जो हिमालय, मध्य हिमालय, जिसको हम शिवालिक भी कहते हैं, इस हिमालय का निर्माण हुआ है मायोसिन काल में। एम फॉर मायोसिन।
और सबसे लास्ट में बना शिवालिक, और तो शिवालिक का जो निर्माण हुआ है वो प्लायोसिन काल में हुआ है। क्लियर है? तो टर्शरी काल को हमने 5 भागों में बांटा, एलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। तो याद रहेगा आपको किस किस काल में। सामान्यतः क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है कि हिमालय का निर्माण किस काल में, तो किस काल में? टर्शरी काल में। टर्शरी काल में ही रॉकी का निर्माण हुआ, टर्शरी काल में ही एंडीज का निर्माण हुआ। हिमालय की तरह टर्शरी काल में ही आल्पस का भी निर्माण हुआ है। और विश्व के जितने नवीन वलित पर्वत हैं, नवीन वलयदार पर्वत हैं, सारे के सारे पर्वतों का निर्माण टर्शरी काल में हुआ है। लेकिन आपसे पूछ सकता है कि महान हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ है, तो इयोसिन काल में बनना चालू हुआ और ओलिगोसिन काल में बनकर के तैयार हुआ। क्लियर हुई ये चीजें आपको? चलिए एक चीज और है, अब हिमालय का जब निर्माण हुआ होगा तो एकदम से हिमालय का निर्माण चारों ही श्रेणी का निर्माण नहीं हो गया, देखा भी हमने अलग अलग काल में, और इनमें हजारों वर्षों का और लाखों वर्षों का गैप रहा होगा ट्रांस हिमालय के निर्माण के बाद महान हिमालय में, और कई साल कई वर्ष के बाद फिर मध्य का निर्माण हुआ होगा, कई वर्ष के बाद फिर शिवालिक का निर्माण हुआ होगा, ऐसे ही हुआ होगा ना। तो पहले एक संरचना ऊपर उठी, उसके बाद फिर दूसरी संरचना ऊपर उठी, फिर तीसरी संरचना ऊपर उठी। इसलिए ये हिमालय श्रेणी है, इनके बीच में हिमालय जो जितनी भी श्रेणियां हैं, मतलब ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, इनके बीच में भ्रंश पाए जाते हैं, दरार पाए जाते हैं, जिनको हम फ्रंट कहते हैं। तो जो भ्रंश हैं इनको अलग अलग नाम से हम संबोधित करते हैं, अलग अलग नाम से हम जानते हैं। तो देख लीजिए, जो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो भ्रंश है, इस भ्रंश को हम सचर जोन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सचर जोन। तो याद रहेगा, तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो भ्रंश है इसको हम सचर जोन, या इसका एक दूसरा नाम है, इसे हिंज लाइन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हिंज लाइन। तो सचर जोन या हिंज लाइन किसके बीच में फ्रंट है या दरार है? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय। तो आपसे प्रश्न पूछाइएगा सचर जोन किसको अलग करती है, तो किसको अलग करती है? ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करती है। क्लियर हुई ये चीज आपको? चलिए इसके बाद देखिए, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में भी एक भ्रंश है जिसको हम MCT कहते हैं। MCT इसका फुल फॉर्म है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। याद रहेगा आपको? तो MCT जिसका फुल फॉर्म हुआ मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो ये भ्रंश, ये थ्रस्ट किसके बीच में है? महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में MCT। इसी तरीके से मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो दरार है इसको हम MBT कहते हैं। MBT जिसका फुल फॉर्म है मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या कहा जाता है इसे? मेन बाउंड्री फॉल्ट, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मध्य और शिवालिक के बीच में MBT मिलेगा आपको, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और उसके बाद सबसे लास्ट में जो हिमालय है उसका नाम है शिवालिक हिमालय। और आपको पता होना चाहिए शिवालिक हिमालय खत्म होते ही फिर हमारा उत्तर का विशाल मैदान स्टार्ट हो जाता है। तो आप बोल सकते हो शिवालिक पर्वत उत्तर के विशाल मैदान से, या हिमालय पर्वत उत्तर के विशाल मैदान से जिस भ्रंश के द्वारा, जिस थ्रस्ट के द्वारा, जिस दरार के द्वारा अलग होता है उसका नाम है HFF। क्या नाम है? HFF। इसे हम क्या, इसका फुल फॉर्म है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। हिमालयन फ्रंट फॉल्ट हिमालय पर्वत को उत्तर के विशाल मैदान से अलग करता है, या शिवालिक पर्वत को उत्तर के विशाल मैदान से अलग करता है। क्लियर हुई ये चीज आपको? तो चारों ही दरार, चारों ही भ्रंश आपको याद रहेगी। सबसे पहले हमने देखा सचर जोन, या इसी को हमने क्या बोला? हिंज लाइन भी इसको कहा जाता है, जो ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करती है। दूसरा हमने देखा MCT जिसका फुल फॉर्म है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो महान हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करती है। तीसरा हमने देखा MBT जिसका फुल फॉर्म है मेन बाउंड्री फॉल्ट, जो मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करती है। और शिवालिक के दक्षिण में हमने देखा HFF हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, जो शिवालिक पर्वत को उत्तर के विशाल मैदान से अलग करती है। क्लियर हुई ये चीज आपको? चलिए, तो ये देख लिया हमने हिमालय पर्वत, इसका वर्गीकरण। अभी मैं चारों ही हिमालय में जो जो टोपोग्राफी हमको देखने को मिलती है, जो स्थलाकृति देखने को मिलती है, उसको अभी बस थोड़ी देर में मैं आपको समझाने वाला हूं, इसमें आप बने रहें। देखिए ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये जो डायग्राम है ये दिखा रहा है हिमालय की उत्पत्ति को। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप UPSC PSC का मेंस देंगे, उसमें हिमालय की उत्पत्ति अक्सर आपसे पूछ ली जाती है। और प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम के लिए भी, कि हिमालय की उत्पत्ति अगर हम देखें तो दो प्लेटों के आपस में टकराने से हुई है। अब प्लेट क्या होती हैं? तो स्थलखंड का, स्थलमंडल का 100 किलोमीटर दृढ़ या मोटा भूभाग, 100 किलोमीटर
मोटा स्थलखंड जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। और ऐसी बहुत सारी प्लेटें हमने देखी थी। अमेरिकी अर्थ साइंस विभाग के द्वारा पूरी पृथ्वी पर ऐसी 13 प्लेटें पाई जाती हैं। इसके ऊपर मैंने एक पूरा का पूरा लेक्चर बनाया हुआ है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, या इसी को हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो दो प्लेटें हैं, इन 13 प्लेटों में से दो प्लेटें, एक प्लेट है यूरेशिया प्लेट और एक प्लेट है भारतीय प्लेट। ये यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्लेट दोनों प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। जब दो प्लेटें में आपस में टकराती हैं तो इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है, इसको हम अभिसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसरण, या इसको हम कन्वर्जेंस भी कहते हैं। कन्वर्जन या कन्वर्जेंस भी इसको हम कहेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने एरो बनाया हुआ है, यहाँ पर दोनों ही प्लेटें क्या हो रही हैं, आपस में टकरा रही हैं। 100 किलोमीटर मोटी प्लेटें आपस में टकरा रही है। जब ये इतनी मोटी प्लेट आपस में टकराएगी, यहाँ पर अभिसरण की क्रिया होगी, तो क्या होगा, बीच वाले भाग में वलन होगा, अरे होगा, और बीच वाले भाग में जब वलन होगा तो बीच का हिस्सा जो है वो ऊपर उठेगा, और ऊपर उठने की वजह से वलयदार पर्वतों की उत्पत्ति होगी। ये बात समझ में आई आपको? तो यहाँ पर आपको वलयदार पर्वत देखने को मिलेंगे। तो यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्लेट को इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने की वजह से बीच वाले भाग में वलन हुआ। ये बीच वाला जो भूभाग था, यहाँ पर तैथिस सागर था। कौन सा सागर था? तैथिस सागर। तैथिस सागर में जो मलबे थे, जो अवसाद थे, उसमें वलय हुआ। वलय होने की वजह से ये भूभाग ऊपर उठा, और ऊपर उठने से एक विशालकाय पर्वत की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम है हिमालय पर्वत। क्या नाम है भाई? हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, समझ में आया आपको? यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने से या अभिसरण की क्रिया की वजह से यहाँ पर इस हिमालय का निर्माण हुआ। और हिमालय से निकल, अब ये क्रिया लगातार चल रही है। आज भी जो भारतीय प्लेट है वो उत्तर पूर्व की ओर शिफ्ट हो रही है। मैंने आपको बताया था, हर साल 2 सेंटीमीटर की दर से भारतीय प्लेट जो है वो नॉर्थ की ओर मूव कर रही है। इसलिए ये प्लेटों के टकराने की वजह से क्या होता है, इस क्षेत्र में जो संक्रमण क्षेत्र है हिमालय वाला, यहाँ पर खूब भयंकर भूकंप आते हैं। आप देख लीजिए, इसी संक्रमण क्षेत्र में हमारा जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है। तो ये वो राज्य हैं जहाँ पर सबसे अधिक तीव्रता के भूकंप आते हैं। क्लियर हुई ये चीज़ आपको? तो ये भाग के ऊपर उठने से हिमालय का निर्माण हो गया, और हिमालय से आने वाली नदियों ने अपने साथ ला ला के औषधों को जमा करते गई, जिसकी वजह से इन औषधों के जमा होने से उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हो गया। क्लियर? तो उत्तर का जो विशाल मैदान है, अभी हम आप इसको पढ़ेंगे, इसको भी कई भागों में बांट करके देखा जाता है उत्तर के विशाल मैदान को। तो क्लियर हुआ? तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, समझ में आ गया आपको? तो यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्लेट के अभिसरण के कारण तैथिस सागर में जो अवसाद थे उनमें वलन हुआ। वो जो वलन ऊपर उठने की वजह से वलयदार पर्वत की उत्पत्ति हुई, जिसको हम हिमालय कहते हैं, और ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय पर्वत। क्लियर हुई ये चीज़ आपको? एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, वो ये कि एक प्लेट अंदर, जिस प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा होती है वो अंदर सबडक्ट करती है। ऐसी प्लेट जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो भूगर्भ में सबडक्ट करेगी, उसका अंदर प्रविष्टन होगा, और अधिक गहराई में जाने के बाद वो जो प्लेट होगी अधिक तापमान की वजह से मैग्मे में परिवर्तित हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और जहां चट्टान पिघल जाएगी या मैग्मा बन जाएगी, उस क्षेत्र को बेनी ऑफ जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेनी ऑफ जोन। लेकिन आपको ये बता दूं, यहाँ पर दोनों ही प्लेटें महाद्वीपीय प्लेट हैं, इसलिए यहाँ जो टक्कर हुई वो काफ़ी भीषण टक्कर होती है। तो इस क्षेत्र में भूकंप तो बहुत तीव्रता के आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मैग्मा ऊपर नहीं आ पाया है, यानी यहाँ पर आपको वोल्केनो एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है। इसलिए आप देखेंगे हिमालय क्षेत्र में एक भी ज्वालामुखी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जबकि आप देख लीजिए, जो रॉकी पर्वत हैं, जो एंडीज पर्वत हैं, वो भी हिमालय के काल के पर्वत हैं, हिमालय के समय के पर्वत हैं। लेकिन रॉकी पर्वत में हमने देखा था रेनियर, हुड, शास्ता, अमेरिका में ज्वालामुखी हैं, मैक्सिको में पोपोकाटीपिटल ज्वालामुखी है, एंडीज पर्वत में हमने देखा था कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, चिम्बाराजो ज्वालामुखी है, अरे देखा था, और हमने देखा था अकांका गुआ ज्वालामुखी है एंडीज पर्वत में,
साउथ अमेरिका में। तो ये सारे ज्वालामुखी वहाँ देखने को मिलेंगे, लेकिन भारत में आपको, या सॉरी हिमालय, ये जो दोनों प्लेटों का जो संक्रमण क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र, यहाँ पर आपको ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलेंगे। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि भारतीय प्लेट का सबडक्शन जितने अंदर तक होना चाहिए था उतना सबडक्शन नहीं हो पाया, उतने अंदर तक वो प्लेट प्रविष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है वो प्लेट अंदर तक जाए और फिर वहाँ पर आपको हिमालय क्षेत्र में वॉल्केनो एक्टिविटी देखने को मिले। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। क्लियर हुई ये चीज़ आपको? चलिए, तो मुझे लगता है आपको हिमालय की उत्पत्ति बहुत अच्छे से समझ में आ गई। आगे की चीज़ों पर अब हम बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो हिमालय पर्वत है वो 4 श्रेणी में बटा हुआ है: ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो मध्य हिमालय को ही हम लघु हिमालय कहते हैं, और चौथा है शिवालिक हिमालय। तो ये हिमालय के बारे में अब हम देख लेते हैं, अलग अलग कहाँ कहाँ कौन कौन सी टोपोग्राफी बन रही है और इनसे रिलेटेड जो खास फैक्ट हैं वो भी। तो ये प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। सिविल सर्विस में आप मेंस देंगे तो यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है ट्रांस हिमालय के ऊपर, महान हिमालय के ऊपर, मध्य हिमालय के ऊपर, शिवालिक हिमालय के ऊपर। तो ये कंटेंट आपके पास रहेगा तो आसानी से आप इसमें आंसर लिख सकते हैं। ठीक, चलिए, तो हालांकि कुछ चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली, लेकिन एक बार अच्छे तरीके से इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले है हिमालय की 4 श्रेणियाँ हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। टर्शरी काल में हिमालय का निर्माण हुआ, किस किस काल में कौन कौन सा हिमालय बना है वो भी हमने देख लिया। तो इसमें जो पहला हिमालय है ट्रांस हिमालय, मैं आपको बताया मैंने कि ट्रांस हिमालय भारतीय हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो जो ट्रांस हिमालय है वो यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है, देखा भी हमने हिमालय की उत्पत्ति में, इसलिए ट्रांस हिमालय को यूरेशिया हिमालय भी कहा जाता है। तो याद रहेगा आपको, ट्रांस हिमालय को हम यूरेशिया हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय को टैथिस हिमालय भी कहा जाता है। कभी आपसे पूछ लिया टैथिस हिमालय किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है किस हिमालय को कहते हैं, ट्रांस हिमालय को कहते हैं। ट्रांस हिमालय को ही तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। क्लियर? तो ट्रांस हिमालय को यूरेशिया हिमालय, टैथिस हिमालय और तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चारों नाम आपको याद रखना है। अब हम ट्रांस हिमालय की श्रेणी देख लेते हैं। तो इसकी 4 श्रेणी में ये बटा हुआ है। एक है काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर और चौथा कैलाश पर्वत, जिसमें से काराकोरम हमारे भारत में है, लद्दाख भी भारत में है, जास्कर श्रेणी भी हमारे भारत में है। तो काराकोरम आपको मिल जाएगी लद्दाख वाले क्षेत्र में, लद्दाख श्रेणी लद्दाख में मिलेगी, जास्कर लद्दाख और हिमाचल में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन कैलाश पर्वत ये हमारे इंडिया में नहीं है, हालांकि ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ये आपको चीनी तिब्बत में देखने को मिलेगी। क्लियर हुई ये चीज़ आपको? चलिए, और मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो लद्दाख श्रेणी है और जास्कर है, लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर के ही सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। क्लियर? अच्छा, ये जो काराकोरम पर्वत है, काराकोरम पर्वत पर ही भारत की सर्वोच्च चोटी केटू है, जिसको हम गाडविन ऑस्टिन कहते हैं। 8,611 मीटर इसकी हाइट है। क्लियर है? और ये अभी वर्तमान में POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, जिसको हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। हालांकि ये हिस्सा अब लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र में आ चुका है। आगे चलें, ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय से ही सिंधु नदी निकलती है, सतलज नदी निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र ये वो नदियां हैं जो तीनों का उद्गम ट्रांस हिमालय से होता है, या आप बोल सकते हो तीनों ही नदियों का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। चूंकि ये महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति से पहले ही इनकी उत्पत्ति हो चुकी है, इस वजह से इन पर्वतों को काटकर ये आगे बढ़ती हैं, इसलिए ये तीनों ही नदियों को पूर्ववर्तीय नदी भी कहा जाता है। तो याद रहेगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र कैसी नदियां हैं? पूर्ववर्ती नदियां हैं। अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो औषाधी चट्टानों से हुआ है। इसको आप याद रखें, सेडिमेंट्री रॉक, औषाधी चट्टान, जो धरातल पर आपको सबसे ऊपरी भूभाग में देखने को मिलती है। तो औषाधों से ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। इसके अलावा यहाँ पर एक चोटी पाई जाती है जिसका नाम है राकापोशी चोटी। कौन सी चोटी भाई? राकापोशी चोटी। और मैं आपको बता दूं, यह ट्रांस हिमालय में राकापोशी चोटी, ये तीव्र ढाल वाली
सबसे ऊंची चोटी है। तीव्र ढाल वाली सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है राकापोशी चोटी, ये चीन या तिब्बत वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। किस हिमालय में? ट्रांस हिमालय में। क्लियर हुई ये चीज आपको? तो राकापोशी चोटी आप याद रखें, एग्जाम में कई बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बड़े बड़े ग्लेशियर देखने को मिलते हैं ट्रांस हिमालय में। मैंने यहाँ पर दो ग्लेशियर के नाम लिखा हुआ है। एक का नाम है सियाचिन ग्लेशियर, जो दुनिया का सबसे महंगा रण क्षेत्र है, महंगी रणभूमि है, और दूसरा है वाल्टेरो ग्लेशियर। तो लगभग 72 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है यह सियाचिन ग्लेशियर, बहुत बड़ा ग्लेशियर है। तो सियाचिन, वाल्टेरो जैसे ग्लेशियर आपको ट्रांस हिमालय में ही देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, सियाचिन ग्लेशियर किस हिमालय का हिस्सा है। इसी सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है नुब्रा नदी। तो ये आप याद रखें, नुब्रा नदी। और ये नुब्रा नाम का एक दर्रा भी, एक पास भी पाया जाता है। दर्रा मतलब पास। पर्वतीय क्षेत्र में ऐसा निचला स्थान जो पर्वत के दोनों ओर आने जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है, उसी को हम पास या दर्रा कहते हैं। तो याद रहेगा आपको, नुब्रा नदी और नुब्रा पास। तो नुब्रा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? सियाचिन ग्लेशियर से हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें जो ट्रांस हिमालय है, चूंकि इसकी हाइट ज़्यादा है, यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई में है, इसकी औसत ऊंचाई ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर जो हिम रेखा है वो काफ़ी नीचे होती है। हिम रेखा का मतलब है समान हिम को मिलाने वाली रेखा। इस वजह से इस क्षेत्र में आपको वनस्पतियाँ या आपको वृक्ष देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब ट्रांस हिमालय में वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। क्लियर हुई ये चीज़ आपको? ट्रांस हिमालय के बाद जो दूसरा हिमालय है महान हिमालय है। अच्छा, मैं आपको बता चुका हूँ ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में एक भ्रंश है, एक दरार है। चूंकि सबसे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ, उसके बाद फिर महान हिमालय का निर्माण हुआ, इसलिए दोनों के बीच में जो भ्रंश या दरार है उसको सचर लाइन या हिंज जोन कहते हैं। तो याद रहेगा आपको, सचर जोन या हिंज लाइन ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से सेपरेट करती है। अब हम देखते हैं जो भारत के 3 हिमालय हैं। भारतीय हिमालय में महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को रखा जाता है। उसमें सबसे पहले महान हिमालय की बात कर लेते हैं। ये जो महान हिमालय है, अगर हम इसका विस्तार देखें तो जम्मू कश्मीर में एक पर्वत है, अभी मैंने आपको बताया था नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में तिब्बत में एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरवा। तो नंगा पर्वत से लेकर के, नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा बरवा तक एक निरंतर रूप में महान हिमालय फैला हुआ है। क्लियर? तो महान हिमालय का विस्तार लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हुई ये चीज आपको? चलिए, महान हिमालय, इसको एक और नाम से जानते हैं। इस महान हिमालय को हम आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। इस महान हिमालय को हम सह्याद्री भी कहते हैं। इस महान हिमालय को हम ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। ये महान हिमालय अगर हम देखें पूरे के पूरे हिमालय की चारों श्रेणियों में, तो सबसे ऊंची जो चोटियां आपको देखने को मिलेंगी वो महान हिमालय में ही पाई जाती हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, आपने सुना होगा। अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट की कुछ हाइट बढ़ चुकी है। इसकी हाइट है 8848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये नेपाल के थे, आपने नाम सुना होगा, तेंजिंग नार्वे और हिलेरी, एडमंड हिलेरी, है ना। तो तेंजिंग नार्वे और एडमंड हिलेरी ये दो लोग थे जिनका संबंध नेपाल से था। 1953 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। क्लियर हुई ये चीज आपको? तो माउंट एवरेस्ट है कहाँ पर? नेपाल में है। किस हिमालय का हिस्सा है? महान हिमालय का हिस्सा है। इसको नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में हम सागर माथा कहते हैं, जबकि तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमो लुंगमा कहा जाता है। तो याद रहेगा आपको, तिब्बत में से चोमो लुंगमा मतलब तिब्बती भाषा में इसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। क्लियर? तो माउंट एवरेस्ट हमने बोला, नेपाल में सागर माथा बोल दिया, और तिब्बत में इसी को चोमो लुंगमा कहा गया। ये तो देख ली हमने एक चोटी जो सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा हिमालय की तीसरी सर्वोच्च चोटी और भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है कंचनजंगा।
तो जो कंचनजंगा है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, लेकिन कंचनजंगा किस हिमालय का हिस्सा, तो महान हिमालय का हिस्सा है, इसको आप याद रखिएगा। क्लियर। तो ये भारत की दूसरी और हिमालय की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। कंचनजंगा के बाद एक और चोटी है, इसका नाम है मकालू। क्या नाम है? मकालू। तो मकालू जो चोटी है ये भी आपको नेपाल में देखने को मिलेगी, जो महान हिमालय पर है। इसके अलावा धौलागिरी, मैंने बताया था, कंफ्यूज मत होइए, धौलाधर पर्वत मध्य हिमालय का हिस्सा है, जबकि धौलागिरी जो है वो नेपाल महान हिमालय का हिस्सा है, जो नेपाल में है। तो नेपाल में पर्वत भी है और इसी नाम से इसकी चोटी भी है। तो धौलागिरी, नंदा देवी, नीलकंठ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, ये सारी की सारी जो चोटियां हैं जो मैंने अभी नाम लिया, नंदा देवी, नीलकंठ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, ये सारे जो पर्वत हैं ये उत्तराखंड में हैं और ये महान हिमालय पर ही स्थित हैं। क्लियर हुई ये चीज आपको? चलिए, तो त्रिशूल पर्वत भी कहाँ मिलेगा आपको? उत्तराखंड में, महान हिमालय पर। आगे चलें। इसके अलावा इस महान हिमालय पर कुछ दर्रे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कुछ दर्रे हैं, अभी मैं बता चुका हूँ दर्रे क्या होते हैं। तो कुछ बड़े फेमस दर्रे हैं यहाँ पर, बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा। तो आपको पता होना चाहिए बुर्जिला, जोजिला जो पहले जम्मू कश्मीर राज्य में आया करते थे, लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर का विघटन करके उन्हें 2 यूनियन टेरिटरी में विभाजित कर दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसलिए बुर्जिला और जोजिला दर्रा अब कहाँ आ गए हैं? लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र में आ गए हैं। क्लियर है? ये जो बुर्जिला दर्रा है, अगर आपको श्रीनगर से लेह जाना है, सॉरी श्रीनगर से लेह नहीं, यदि आपको जम्मू से कश्मीर जाना है, जम्मू से कश्मीर जाना है, तो याद रखें कश्मीर ऊपर है, नॉर्थ में है, जम्मू नीचे है। तो जम्मू से कश्मीर जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है बुर्जिला दर्रा। अगर आप जम्मू से कश्मीर जाएंगे तो आप केवल किस दर्रे से होकर के जा सकते हैं? तो आप बुर्जिला दर्रे से होकर के जा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा दर्रा है जिसका नाम है जोजिला दर्रा। अगर आपको लेह से जम्मू आना है या जम्मू से लेह जाना है तो आप केवल किस दर्रे से होकर के जा सकते हैं? तो आप जोजिला दर्रे से होकर के जा सकते हैं। एक बात अभी मैंने आपको बताई कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी किस पर्वत से प्रवेश करती, किन पर्वतों के बीच से प्रवेश करती है? तो लद्दाख और जास्कर के मध्य से प्रवेश करती है। और जो सिंधु नदी है वो सिंधु नदी भारत में इसी दर्रे से प्रवेश करती है, जिस दर्रे का नाम है जोजिला दर्रा। तो याद रहेगा, या सिंधु नदी के द्वारा जिस दर्रे का निर्माण किया गया उसका नाम है जोजिला दर्रा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और दर्रा यहाँ पर मिलता है महान हिमालय में, जिसका नाम है बारालाचाला दर्रा। कौन सा दर्रा? बारालाचाला। ये हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। इसके अलावा आपको हिमाचल में एक और दर्रा मिलेगा जिसका नाम है शिपकिला दर्रा। सतलज नदी इसी दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है। किस दर्रे से? शिपकिला दर्रे से। याद रखना, ये जो शिपकिला दर्रा है ये तिब्बत जाने के लिए मार्ग भी प्रदान करता है। और 2 दर्रे इस महान हिमालय में और बनते हैं जो फेमस दर्रे हैं। हालांकि दर्रे तो बहुत से बनते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं वो मैंने आपको बताने का यहाँ प्रयास किया है, नाथुला दर्रा और जोलेपला दर्रा। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है। आपको पता होना चाहिए भारत और चीन के बीच व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है। 1962 में जब भारत चीन वार हुआ था, इस वजह से नाथुला दर्रे को बंद कर दिया गया था, जिसे पुनः 2006 में खोल दिया गया। क्लियर? और जो दूसरा दर्रा है जोलेपला दर्रा, ये दर्रा भी सिक्किम राज्य में स्थित है। और जो सिक्किम में ये जो दर्रा है जोलेपला दर्रा, इसी दर्रे से होकर के भारत में एक नदी प्रवेश करती है जिसका नाम है तिस्ता नदी, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्लियर? तो याद रहेगा आपको, नाथुला जोलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। लेकिन किस हिमालय का हिस्सा है ये? तो महान हिमालय का हिस्सा है। क्लियर हुई ये चीज आपको? महान हिमालय में कुछ घाटियां भी पाई जाती हैं। घाटियां मैंने आपको बताई, पर्वतों से घिरा हुआ निचला भूभाग, जहां पर पर्वतीय क्षेत्र में मानव अधिवास बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं, उनको हम घाटियां कहते हैं। तो महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कुछ घाटियां आपको देखने को मिलेगी। इन घाटियों को हम, यहाँ कुछ घाटियां देखने को मिलेगी इन हिमालय के बीच में, जिसे अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पर जाना जाता है। जैसे उत्तराखंड में फूलों की घाटी, कश्मीर में कश्मीर की घाटी, ये भी दोनों हिमालय के बीच में, और काठमांडू की घाटी। तो याद रहेगा आपको।
तो कई बार प्रश्न ऐसा भी पूछ लेता है कि कश्मीर की घाटी किन दो हिमालय के बीच स्थित है, तो किसके बीच स्थित है, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच स्थित है। या प्रश्न आपसे ऐसा पूछ लेगा कश्मीर की घाटी किसके बीच स्थित है, कई बार ऑप्शन में ऐसा दे देता है महान हिमालय और पीर पंजाल पर्वत, तो ये भी राइट आंसर होगा। आ गई बात समझ में? तो आपको देखना होगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जब आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्लियर हुई ये चीज? चलिए, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा महान हिमालय, ठीक है। अच्छा, इस महान हिमालय से दो नदियां निकलती हैं, दो बड़े ग्लेशियर इस महान हिमालय में पाए जाते हैं, जिसका नाम है गंगोत्री हिमनद और यमुनोत्री हिमनद। तो गंगा और यमुना नदी का उद्गम भी किस हिमालय से होता है? तो लिख लेना, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, किस हिमालय से? महान हिमालय से। तो गंगा और यमुना नदी कहाँ से निकलती है? महान हिमालय से ही निकलती है, क्योंकि यहीं पर गंगोत्री और यमुनोत्री हिमनद भी आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर हुई ये चीज आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है मध्य या लघु हिमालय। अच्छा, ये जो महान हिमालय है उसके बाद कौन सा हिमालय? मध्य या लघु हिमालय। तो महान हिमालय के बाद ही किस हिमालय का निर्माण हुआ भाई? मध्य या लघु हिमालय का। तो इनके बीच में एक दरार पाई जाती है जिनको MCT कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो यहाँ पर क्या मिलेगी हमको? मेन सेंट्रल थ्रस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसकी चर्चा भी थोड़ी देर पहले मैंने की है। अब ये जो मध्य या लघु हिमालय है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वत से लेकर के असम तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। असम तक कंटिन्यू ये फैला हुआ है। इस पर्वत को अलग अलग जगह पर, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जम्मू कश्मीर में इसको बोल दिया पीर पंजाल पर्वत, मध्य हिमालय को। हिमाचल प्रदेश में हमने मध्य हिमालय को बोल दिया धौलाधर पर्वत। इसी धौलाधर पर्वत पर एक पर्यटन नगर स्थित है जिसका नाम है शिमला। कौन सा नगर है? शिमला। तो याद रखें, शिमला किस पर्वत पर स्थित है? तो ये भाई धौलाधर पर्वत पर स्थित है। क्लियर हुई ये चीज आपको? चलिए, तो मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर पर्वत कह दिया। इसी मध्य हिमालय को उत्तराखंड में हम कह देते हैं नाग टिब्बा। क्या बोलते हैं? नाग टिब्बा की पहाड़ी या नाग टिब्बा पर्वत मिलेगा। तो याद रखना कहाँ पर? उत्तराखंड में, जो किसका हिस्सा है? मध्य हिमालय का। और इसी मध्य हिमालय को हमने नेपाल में कह दिया महाभारत श्रेणी। क्या बोल दिया? महाभारत श्रेणी। तो महाभारत पर्वत हिमालय का ही अंग है, लेकिन किस हिमालय का? तो मध्य या लघु हिमालय का। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ घाटियां आपको देखने को मिलेगी मध्य हिमालय में। इन घाटियों का नाम है कांगड़ा घाटी और कुल्लू घाटी, लाहौल स्पीति घाटी, और भी कुछ घाटियां हैं जो हिमाचल प्रदेश में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो याद रहेगा, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, ये घाटियां आपको मध्य या लघु हिमालय में मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मध्य या लघु हिमालय में कुछ घास के मैदान भी पाए जाते हैं। तो यहाँ जो घास के मैदान पाए जाते हैं, इस हिमालय में घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है। मर्ग। तो कश्मीर में क्या कहते हैं? इनको मर्ग कहते हैं। मध्य हिमालय में पाए जाने वाले घास के मैदान को, जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग। तो याद रहेगा आपको, जो सोनमर्ग और गुलमर्ग है ये घास के मैदान हैं। और उत्तराखंड में इन घास के मैदानों को पयार या बुग्याल कहा जाता है। तो उत्तराखंड में हम क्या कहते हैं? पयार या बुग्याल कहते हैं। क्लियर हुई ये चीजें? बढ़े आगे। इसके अलावा मध्य या लघु हिमालय में कुछ पर्यटन नगर भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो पर्यटन नगर हैं, इन पर्यटन नगरों को, ये जो पर्यटन नगर हैं, पर्यटन नगरों के लिए फेमस है मध्य या लघु हिमालय। जैसे मसूरी, अभी मैंने आपको बताया था, मसूरी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, प्रशासनिक एकेडमी जो है वो मसूरी में ही है, लबासना, ठीक है। तो एक हिल टाउन है मसूरी। नैनीताल, ये भी उत्तराखंड में है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में एक पर्यटन नगर है। डलहौजी हिमाचल प्रदेश में एक पर्यटन नगर है। आपने सुना होगा डलहौजी, जहां पर हमने दलाई लामा को शरण दे रखी थी, डलहौजी नगर। शिमला, ये भी हिमाचल प्रदेश में, अभी मैंने बताया धौलाधर पर्वत पर, लघु हिमालय का हिस्सा। रानीखेत और अल्मोड़ा, ये जो रानीखेत और अल्मोड़ा है ये उत्तराखंड के पर्यटन नगर है। अल्मोड़ा आपने पढ़ा होगा बचपन में, अब्बू खां की बकरी, है ना, एक लेसन था उसमें इसके बारे में उल्लेख किया गया था।
चलिए, और यहाँ पर मध्य लघु हिमालय में कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं। ये जो दर्रे हैं, इसका नाम है, एक का पीर पंजाल दर्रा और एक का नाम है बनिहाल दर्रा। तो पीर पंजाल दर्रा अभी हमने देखा पीर पंजाल पर्वत पर स्थित होगा, और पीर पंजाल पर्वत, पीर पंजाल दर्रा किसका हिस्सा? मध्य लघु हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, बिल्कुल जम्मू कश्मीर से लगा हुआ ये दर्रा है भारत में। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में आता है। और दूसरा है बनिहाल, तो बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। एक प्रसिद्ध सुरंग का नाम सुना होगा आपने, जवाहर सुरंग। तो जवाहर सुरंग जो है वो बनिहाल दर्रे पर ही स्थित है। क्लियर हुई ये चीज आपको? चलिए, तो ये था मध्य लघु हिमालय। इसके बाद जो लास्ट हिमालय है वो है शिवालिक हिमालय। लेकिन लघु या मध्य हिमालय के बीच में भी एक दरार या एक भ्रंश आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको? MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। अभी मैंने आप इसकी चर्चा की थी थोड़ी देर पहले। ये जो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय पंजाब में एक बेसिन है जिसका नाम है पोटवार बेसिन। पोटवार, कोटवार नहीं ना, पोटवार। तो पंजाब में पोटवार बेसिन से लेकर के कोसी नदी तक ये फैला हुआ है। लेकिन चूंकि ट्रांस हिमालय, मध्य महान हिमालय, लघु हिमालय से आने वाली नदियों ने इसको बहुत ज्यादा काट छाट दिया है, इसलिए काफी ज्यादा कट छट गया है। इसलिए इस हिमालय को कटा छटा हिमालय भी कहा जाता है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं शिवालिक हिमालय के। शिवालिक हिमालय को याद रखें उप हिमालय भी कहते हैं। इस हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहते हैं या बाहरी हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि हिमालय का बाहरी हिस्सा है शिवालिक हिमालय। इसे कटा छटा हिमालय भी कहा जाता है। और प्राचीन काल में इस पर्वत को मैनाक पर्वत कहा जाता था। तो शिवालिक को क्या कहा जाता था? मैनाक पर्वत कहा जाता था। इसे भी आप याद रखेंगे। क्लियर? चलिए, तो उप हिमालय, बाह्य हिमालय, कटा छटा हिमालय और प्राचीन काल में हमने देख लिया मैनाक पर्वत। आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है जब शिवालिक पर्वत की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उस समय यहाँ पर शिवालिक पर्वत की जगह पर एक नदी प्रवाहित होती थी, और यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती थी। इस नदी को इंडो ब्रह्म नदी कहा जाता था। क्या बोला जाता था? इंडो ब्रह्म नदी कहा जाता था। तो याद रहेगा आपको इंडो ब्रह्म नदी। क्लियर है? चलिए, तो शिवालिक इंडो ब्रह्म नदी बेसिन पर ही इसकी शिवालिक की उत्पत्ति हुई है। पश्चिम से पूर्व की ओर ये फैला हुआ है। मैंने जैसा बोला, शिवालिक पर्वत काफी कटा छटा है और बहुत ज्यादा कट छट गया है, इसलिए ये समझ में नहीं आता। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कुछ पहाड़ियां हैं जिसका नाम है मिश्मी, अबोर और डाफला। तो जो मिश्मी, अबोर और डाफला नामक जो पहाड़ी है ये अरुणाचल प्रदेश में, ये पहाड़ी कुछ और नहीं बल्कि शिवालिक का ही अंग है, शिवालिक के ही हिस्से हैं। क्लियर हुई ये चीज आपको? तो याद रहेगा। इसके अलावा मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच भी कुछ घाटियां देखने को मिलती हैं। तो जो मध्य हिमालय है और जो शिवालिक हिमालय है, इन दोनों के बीच में कुछ घाटियां देखने को मिलती हैं। कुछ निचला क्षेत्र है जहां पर घाटियां हैं। इन घाटियों को दून, उत्तराखंड में दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। जैसे देहरादून और द्वार से हरिद्वार। आ गई बात समझ में? तो याद रहेगा आपको। और द्वार, हरिद्वार वो जगह है जहाँ से हिमालय क्षेत्र, जो पर्वतीय क्षेत्र है, वो समाप्त होता है और वहीं से नदियाँ मैदानों में प्रवेश कर जाती हैं। तो क्लियर हुई आपको? तो मध्य और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित घाटियों को हम उत्तराखंड में दून मतलब देहरादून और द्वार मतलब हरिद्वार, इन नामों से, दून और द्वार नामों से जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो देख लिया हमने हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत का विस्तार कितने देशों में भाई? तो याद रखना, हिमालय पर्वत का जो विस्तार है वो 7 देशों में, 7 कंट्री में हिमालय। याद रहेगा आपको। 7 देश कौन कौन से होंगे? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार। इन देशों में हिमालय पर्वत का विस्तार है। क्लियर है? दूसरी चीज आपको मैं बता दूं, जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत पूर्व में नीचे की ओर मुड़ चुका है। एक तीक्ष्ण मोड़ है जिसकी वजह से वो नीचे की ओर आया है। और जो आपको बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो दिखते हैं, वो हिमालय की ही समुद्र से ऊपर निकली हुई चोटियां हैं। तो वो भी अंडमान निकोबार में जितने भी द्वीप समूह हैं वो किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है। क्योंकि हिमालय में जो चट्टानें पाई जाती हैं वही चट्टानें, वही भूगर्भिक संरचना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी देखने को मिलती हैं। तो क्लियर?
तो हमने देखा पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में हिमालय पर्वत फैला है, जिसकी पश्चिमी सीमा सिंधु जबकि पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और यह लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में हिमालय का विस्तार है। क्लियर? तो ये सारी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर दी हिमालय से रिलेटेड, और मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे की चीज़ों को देखने के लिए आगे के हमारे वीडियोस ज़रूर देखें और लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।